हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस को। जो भी हमारी घटना चक्र की बुक में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्यों? क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन है ए संस्कृति पर, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी धर्म पर और ऑप्शन डी विज्ञान पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे ही मानव समाज में भी परिवर्तन होता जाता है, इसीलिए मानव समाज अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। और संस्कृति, धर्म, विज्ञान ये सब भी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज भी परिवर्तित होता जाता है। जैसे सबसे स्टार्टिंग में था खाद्य संग्राहक, यानी भोजन का संग्रह करता था, फल मूल ये इकट्ठा करता था। उसके बाद कृषि उत्पादन करने लगा, उसके बाद उद्योगों का विकास हुआ। इस तरह से जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ वैसे वैसे समाज में भी परिवर्तन हुआ। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी के अनुरूप में बदलती चली गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मानव समाज अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर आधारित होता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज भी परिवर्तित होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है ए सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता और ऑप्शन डी मेसोपोटामिया सभ्यता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता। जो हड़प्पा स्थल है पाकिस्तान में है वर्तमान में, हड़प्पा स्थल ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर था वो था हड़प्पा, और इसी कारण से हड़प्पा के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन है, हड़प्पा नामक पुराई स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधव सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। काल अनुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी उनके समकालिक थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता किन सभ्यताओं के समकालिक थी। तो वो थी मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पर और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन है ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से और ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक युग से। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इतिहास को बेसिकली हम 3 भागों में बांटते हैं, एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल होता है, प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके बारे में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं लेकिन अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में हम रखते हैं। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसके पास हमारे साक्ष्य उपलब्ध हैं, मतलब हमारे पास ऐतिहासिक काल के साक्ष्य उपलब्ध हैं और उन्हें हम पढ़
भी सकते हैं तो उसे हम रखते हैं ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हम इतिहास को 3 भागों में बांटकर देखते हैं, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लिपि का ज्ञान है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का ज्ञान था, लेकिन अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है और इतिहास निर्माण में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ लेते हैं तो फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की जगह पर ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? ऑप्शन है ए, वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन बी, उसकी अपनी लिपि थी। ऑप्शन सी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी। और ऑप्शन डी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। हम सिंधु घाटी की सभ्यता को गैर आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं, उसका क्या रीजन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्य सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन है ए, लिपि। ऑप्शन बी, नगर नियोजन। ऑप्शन सी, तांबा। और ऑप्शन डी, मृदभांड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को हम आर्यों से पूर्व के रखते हैं, उसका महत्वपूर्ण कारक है वो है मृदभांड। कैसे है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं, यानी मृदभांड ही है जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले की सभ्यता सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड जो कि बाद के हैं वो आर्यों से संबंधित माने गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं? लाल रंग के मृदभांड हैं, लेकिन उनके ऊपर काले रंग की आकृतियां बनी हुई हैं। जबकि जो आर्य सभ्यता से संबंधित मृदभांड है वो हैं धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से बाद के हैं। इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले की रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? ऑप्शन है ए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ऑप्शन बी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ऑप्शन सी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हम सिंधु घाटी संस्कृति को वैदिक सभ्यता से भिन्न मानते हैं, यानी सिंधु घाटी संस्कृति हमारी वैदिक सभ्यता से अलग थी, क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी संस्कृति एक शहरी संस्कृति, एक नगरीय संस्कृति थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पास यानी सिंधु घाटी संस्कृति में विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी संस्कृति की अपनी चित्रलेखीय लिपि थी, लेकिन इन्हें लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का नहीं पता था, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे के ज्ञान का पता था। मतलब वैदिक सभ्यता में लोगों को लोहे की जानकारी थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो तीनों ही कारण बिल्कुल सही हैं, जिनके कारण हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। एक्सप्लेनेशन है इसकी, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा,
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख सोर्स क्या है? ऑप्शन है ए शिलालेख, ऑप्शन बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं वो हैं पुरातात्विक खुदाई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। क्यों है पुरातात्विक खुदाई? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, इसलिए सभ्यता से संबंधित अनेक पुरास्थलों से प्राप्त जो पुराअवशेष हैं वही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। इसीलिए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख सोर्स हैं पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त पुराअवशेष। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। ऑप्शन है ए मोहरे, ऑप्शन बी बर्तन जेवर हथियार तथा औजार, ऑप्शन सी मंदिर और ऑप्शन डी लिपि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहरे। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल सोर्स है वहां पर पाई गई मोहरे। और बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष हमें नहीं मिले हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। किसी भी मंदिर का अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। सैंधव सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों और विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। अब प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे अच्छे से वीडियो को बनाने का मोटिवेशन मिले। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हमें बताना है। यहाँ बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। हमें बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एम रफीक मुगल का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, तो यही हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, इस बात का खंडन किया था रफीक मुगल ने। तो ये ध्यान रखिएगा आप, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, इस बात का खंडन किया था रफीक मुगल ने। ऑप्शन नंबर बी है सुमेर से लोगों का पलायन। ऐसा माना जाता है J.H. मेके के द्वारा कि सिंध हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो सुमेर से लोगों के पलायन के फलस्वरूप हुआ है। J.H. मेके का कथन है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, उसके कारण हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ये मार्टिमर व्हीलर का कथन है, ये भी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ऐसा इनका मानना है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही सुमेलित है। हमारा कथन, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत सुमेलित है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। J.H. मेके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण हुआ, तो बिल्कुल सही सुमेलित था कि J.H. मेके का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी कि मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुई थी। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद थे D.H. गार्डेन तथा मार्टिमर व्हीलर। उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। और इन्हीं में रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था वो रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में ही हुआ था, और इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कैसे भी पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, या इस प्रकार मिलान के माध्यम से भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विभिन्न स्थल और दूसरी तरफ है उनके खोजकर्ता। ए है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, तो ए का है हमारा 3। और ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है। अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको सबका नहीं पता है तो जो आपको गारंटीड पता है आप पहले उसे मिलाइएगा, और इस प्रकार से आप कूट के माध्यम से भी आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो हड़प्पा की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, ए का 3 है। बी है हमारा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की खोज की गई थी बीबी लाल के द्वारा। तक्षशिला, सी है हमारा तक्षशिला। तक्षशिला की खोज की थी जॉन मार्शल ने। और डी है हमारा कौशाम्बी। कौशाम्बी की खोज की थी NG मजूमदार ने। तो हमारा सही आंसर है 3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन है ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में। हमें भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में चांदी, सोने, इनका ज्ञान था। हड़प्पा के लोगों को चांदी का, सोने का, तांबे का इनका ज्ञान था। तो सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं हमें चांदी की उपलब्धता के हड़प्पा संस्कृति से। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी कहाँ से प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी प्राप्त करते थे राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन है ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता और उसके ऊपर काले रंग से चित्रकारी की गई थी। यह भी आप ध्यान रखिएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का उपयोग किया जाता था, यानी जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड था उसमें पैर से चलने वाले चाकों का यूज किया जाता था। उसके बाद सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चलने वाले चाकों का उपयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर बर्तनों की 2 श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले मृदभांड थे और दूसरे थे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत को मिलाया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। तो उन बर्तनों का रंग लाल क्यों हो जाता था? क्योंकि मिट्टी में रेत को मिलाया जाता था। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी, जबकि निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन है ए पूर्व आर्य, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी मौर्य काल और ऑप्शन डी कुषाण काल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का आरंभ हम पूर्व आर्य काल से ही मानते हैं। हम मूर्ति पूजा का आरंभ हड़प्पा सभ्यता से ही मानते हैं। मूर्ति पूजा के प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कि पूर्व आर्य से, यानी पूर्व आर्य टाइम पीरियड से ही हमें, हड़प्पा सभ्यता से ही हमें मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां और मुहरों पर प्राप्त चित्र हैं। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा आप कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। हमें कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शन है ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा और ऑप्शन डी बाघ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गाय। गाय का चित्रण हमें हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में नहीं मिलता है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन है इसकी। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन हमें हड़प्पा सभ्यता की मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों पर मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन है ए चन्हुदड़ो, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी सोहगोरा और ऑप्शन डी देसलपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सोहगोरा। सोहगोरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, बल्कि ये मौर्योत्तर काल से संबंधित स्थल है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चन्हुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर ये तीनों ही हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है इसकी। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, राप्ती नदी के किनारे स्थित है, एक गांव है। यहां से हमें मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, तो सोहगोरा का संबंध है मौर्य काल से, ना कि हड़प्पा काल से। तो ध्यान रखिएगा ये कि सोहगोरा से हमें मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। जबकि चन्हुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए नगर थे। चन्हुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जबकि देसलपुर गुजरात में है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा कि चन्हुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और देसलपुर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था कि सोहगोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सोहगोरा मौर्यकालीन एक स्थल है, मौर्योत्तर नहीं है, मौर्यकालीन स्थल है, ध्यान रखिएगा। अगर आप उसमें मौर्योत्तर बोल दिया हो तो मौर्योत्तर कालीन स्थल है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसका पीडीएफ दिया है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसकी डिटेल भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है प्राचीन स्थल और दूसरी तरफ है पुरातत्वीय खोज। ए है हमारा लोथल, लोथल से मिला है हमें गोदीबाड़ा, तो ए का है हमारा 2 और ए का 2 ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन सी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी है हमारा कालीबंगा, कालीबंगा से मिला है जूता हुआ खेत, तो बी का है हमारा 1। सी है धोलावीरा, धोलावीरा से मिला है हमें हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, वो मिला है हमें धोलावीरा से, सी का है हमारा 4। और डी है बनावली, बनावली हरियाणा में है, इससे मिली है पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, ये मिला है हमें बनावली से, तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। लोथल से हमें गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य। जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं कालीबंगा से, राजस्थान में है। पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, ये प्रमाण मिला है हमें बनावली से, हरियाणा में है। और हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है हमें धोलावीरा से, जो कि गुजरात में है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, उससे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये इसमें कई पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। किस नदी के किनारे पर है? तो घग्गर नदी के किनारे पर है। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। तीसरा है गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, लोथल गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है हमारा, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी कालीबंगा में, ऑप्शन सी हड़प्पा में और ऑप्शन डी लोथल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा में। हमने भी देखा है एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं हमें कालीबंगा में, जो कि राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल, दूसरी तरफ है कि वहां से क्या मिला है। सबसे पहला है हमारा शवाधान R37, ये प्रमाण मिला है हमें हड़प्पा से। तो ए का है हमारा 1, दूसरा है हमें गोदी, अभी हमने देखा था गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं हमें लोथल से गुजरात में, तो बी का है हमारा 2। फिर है हमें नर्तकी की मूर्ति, एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है हमें मोहनजोदड़ो से, तो डी का होगा हमारा 3। और जुता हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, सी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। शवाधान R37 ये प्रमाण मिला है हमें हड़प्पा से, गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं लोथल से, नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और दूसरी तरफ है नदी जिस पर वो स्थित है। ए है हमारा हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, तो ए का है हमारा 3। और जब ए का 3 है तो सबसे पहले आप कूट पर जाइएगा। ए का 3 केवल 2 ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो हमारा आंसर नहीं होगा। बी है हमारा कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है, तो बी का है हमारा 2। ए का 3, बी का 2 केवल एक ही आंसर में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। फिर भी मिलाते हैं। सी है हमारा लोथल, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, सी का है हमारा 1। और डी है रोपण, रोपण पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर स्थित है, तो डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 3, 2, 1, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर है, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है, और रोपण पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर है, जबकि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी लोथल से और ऑप्शन डी कालीबंगा से। तो सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार है उसके प्रमाण मिले हैं हमें मोहनजोदड़ो से, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है 55 मीटर और चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर। तो ध्यान रखिएगा कि महान स्नानागार के साक्ष्य कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा गया था अभी दो साल पहले 2022 के यूपीपीसीएस एग्जाम में कि सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल स्थल से नाव के चित्र या नाव के मॉडल प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है ए हड़प्पा और कोटदीजी, ऑप्शन बी कालीबंगा और रोपण, ऑप्शन सी धोलावीरा और भगतराव, ऑप्शन सी पता नहीं कौन सा नाम है, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो और लोथल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो और लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव के चित्र यानी कि नाव के मॉडल प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कथनों में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो कथन ए हमारा बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, नगरों में नालियों की व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ थी। कथन नंबर 2 है यानी ऑप्शन बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन नंबर सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है। वहां से बहुत सारी मृण मूर्तियां मिली हैं, तो ऐसा लगता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी। और ऑप्शन नंबर डी है लोग लोहे से परिचित थे, तो यही कथन हमारा गलत है।
और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का ज्ञान हमें बाद में मिलता है उत्तर वैदिक काल में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, जो कि गलत कथन है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। जो सैंधव सभ्यता है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा बनाया जाता है, तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता है। तो सैंधव सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जहां और यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैंने घटना चक्र की इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के लगभग 12 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। आप प्लीज उन्हें सभी को देख लीजिएगा, आपका बहुत सारा उसमें से करंट वो मतलब इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से मिलेंगे, ये आप देख लीजिएगा। तो इसीलिए आप उसे ध्यान से कवर करिए, ताकि हम आगे के पार्ट उसके डाल सकें। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।